हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का एक चैप्टर जिसका नाम है भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा, ये चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल है और समझने में बड़ा आसान, और एग्जाम के अंदर बेटा इस चैप्टर से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है यानी कि भुगतान संतुलन के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बेटा मैं कराऊंगा। जो पीडीएफ है वो बेटा आपके ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी, और जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये है भुगतान संतुलन की क्लास नंबर 2। एक क्लास बेटा इस चैप्टर की हो चुकी है, वो मैं ग्रुप पर ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, और अगर आप ये सेकंड क्लास देख रहे हैं तब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बेटा मैं आपको इसकी फर्स्ट क्लास भी सेंड कर दूंगा। तो ये सेकंड क्लास है। आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर बात करें तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा, मैंने आपको बताया था एक होता है भुगतान संतुलन और एक होता है बेटा व्यापार शेष। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला बेटा भुगतान संतुलन के तत्व, यानी कि जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और ये कैसे बनता है। आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है। मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं कि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। अगर आप ध्यान से बेटा मेरी बातें सुन लोगे तो सिर्फ सुनने मात्र से आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, और इतना हो जाएगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हो। तो बात करते हैं बेटा भुगतान शेष के तत्वों की, यानी कि भुगतान शेष कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो याद रखना बेटा, भुगतान शेष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, भुगतान शेष। ये जो भुगतान शेष है बेटा, इसमें दो खाते होते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना, आपको रट जाएगा बेटा, एक एक बातें रट जाएंगी अगर आप सिर्फ ध्यान से सुन लेते हो तो। भुगतान संतुलन में दो खाते होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है भुगतान संतुलन कितने खातों से मिलकर बना होता है बेटा, तो एक प्रश्न तैयार हो गया। भुगतान संतुलन दो खातों से मिलकर बना होता है। एक को हम बोलते हैं बेटा क्या, चालू खाता, चालू खाता, और एक को बोला जाता है बेटा पूंजी खाता। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं पर खत्म हो गया कि भुगतान शेष कितने खातों से मिलकर बना होता है। भुगतान शेष दो खातों से मिलकर बना होता है। एक का नाम क्या है बेटा, चालू खाता, और एक का नाम क्या है भाई, पूंजी खाता। पहला प्रश्न, भुगतान शेष कितने खातों से मिलकर बना होता है बेटा, दो खातों से, चालू खाता और पूंजी खाता, यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि चालू खाते में कौन कौन से आइटम आते हैं, चालू खाते में किन किन मदों को शामिल किया जाता है। तो चालू खाते में देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें शामिल की जाती है। चालू खाते में सबसे पहला आइटम अगर मैं बात करूं, तो चालू खाते की अगर मैं बात करें तो चालू खाते में क्या क्या आइटम को शामिल किया जाता है। चालू खाते के तत्व देख लो बेटा, चालू खाते में किन किन चीजों को लिखा जाता है। सबसे पहली चीज चालू खाते में लिखा जाता है बेटा वस्तुओं का आयात और निर्यात। चालू खाते में पहला आइटम क्या है बेटा, वस्तुओं का आयात और निर्यात। यानी कि अगर मैं कोई भी वस्तु बेचता हूं या कोई भी वस्तु खरीदता हूं बेटा विदेशों से, कहां से, विदेशों से। विदेशों से कोई भी वस्तु खरीदी जाती है या बेची जाती है तो बेटा वो कहां पर आएगी, चालू खाते के अंदर आएगी। अब एक चीज याद रखना, अगर मैं ये चीजें विदेशों से, अब एक छोटी सी कंफ्यूजन आपको हो सकता है बेटा, चालू खाते में ना बेटा दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। चालू खाते की दो साइडें होती हैं, एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, एक को बोलते हैं बेटा क्रेडिट साइड। अब ध्यान से समझना, अगर किसी भी वजह से डॉलर आता है, अगर हमारे पास डॉलर आता है तो याद रखना वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और किसी भी वजह से डॉलर जाता है, डॉलर आपके पास से जाता है तो वो डेबिट साइड में आता है। डॉलर आया तो क्रेडिट, डॉलर गया तो डेबिट। जैसे वही है वस्तुओं का आयात निर्यात, कहां लिखते हैं बेटा, चालू खाते में। अब दो बातें बनती हैं कि या तो हम वस्तु का आयात करेंगे, वस्तुओं को मंगाएंगे, या हम वस्तुओं को बेचेंगे, निर्यात करेंगे। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। अगर हमने वस्तुओं का आयात करा है
अगर हमने क्या किया, वस्तुओं का आयात, तो सोचो आयात करने से क्या होता है, डॉलर जाता है, तो वस्तुओं का आयात कहां पर आता है, चालू खाते के डेबिट पक्ष में, चालू खाते के डेबिट पक्ष में। और अगर हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं, निर्यात मतलब वस्तुओं को बेचते हैं, तो ये कहां पर आता है, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। पहली चीज, भुगतान शेष कितने खातों से मिलकर बना होता है, बताओ भाई, भुगतान शेष कितने खातों से मिलकर बना होता है, दो खातों से, चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाते में क्या चीजें आती हैं, वस्तुओं का आयात और निर्यात। वस्तुओं का आयात करोगे तो चालू खाते के डेबिट पक्ष में, वस्तुओं का निर्यात करोगे तो चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। वैसे ही सेवाओं का आयात निर्यात बेटा, ये भी कहां पर आता है, चालू खाते में आता है। ये सब चालू खाते के मध्य बता रहा हूं बेटा मैं, सेवाओं का आयात और निर्यात। अगर सेवाओं का आयात करोगे, आयात मतलब खरीदना, आयात करने से डॉलर जाएगा, जाएगा तो डेबिट साइड। और अगर सेवाओं का निर्यात करोगे तो डॉलर आएगा, आएगा तो क्रेडिट साइड। क्योंकि सर सेवाएं क्या, जैसे बेटा आप विदेशों को फाइनेंस की सेवा देते हो, आप विदेशों को ट्रांसपोर्ट की सेवा देते हो, है ना, इसे विदेशों को कम्युनिकेशन की सेवा देते हो, सेवा लेते हो, इंटरनेट की सेवा देते हो, लेते हो बेटा, सेवाएं होती है बेटा, सर्विसेज। अगर आप सर्विस दोगे उसे बोलेंगे सर्विस का निर्यात करना, और सर्विस लोगे यानी कि सर्विस का आयात करना। तो सर्विस का आयात और निर्यात होगा, वो भी चालू खाते के अंदर आता है। नेक्स्ट है एक पक्ष नहीं, एक पक्षीय भुगतान, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, एक पक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान का मतलब होता है जहां पर सिर्फ भुगतान एक ही पक्ष करता है। जैसे मैंने विदेशों को क्या दिया, गिफ्ट दे दिया, मैंने विदेशों को दान दे दिया, मैंने विदेशों को आर्थिक सहायता दे दी, इसमें बेटा बेचा खरीदा नहीं है, बस दी है या वहां से मिली है बेटा, उसे बोलते हैं एक पक्षीय भुगतान। जो हम गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो सब एक पक्षीय भुगतान देते हैं। और अगर ये एक पक्षीय भुगतान हम किसी को देंगे, अगर हम देते हैं तो सीधी सी बात डॉलर जाएगा यानी कि क्रेडिट। और अगर एक पक्षीय भुगतान प्राप्त होता है तो ये कहां पर आएगा बेटा, डेबिट, क्रेडिट साइड में, सॉरी। वैसे निवेश पर आय, चार आइटम आते हैं बेटा किसमें, चालू खाते के अंदर। एक वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात, सॉरी वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय भुगतान, और चौथा निवेश से आय। निवेश का मतलब हमने विदेशों में बेटा कोई संपत्ति खरीद रखी है, उस पर जो आय मिलती है। संपत्ति का खरीदना नहीं बेटा, संपत्ति पर आय। मान लो आपने विदेश में कोई घर खरीद रखा है, तो उस पर आप जो किराया मिल रहा है वो भी कहां पर आएगा, चालू खाते में, है ना। या विदेश के आपने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, तो शेयर पर बेटा लाभांश मिलता है, लाभांश डिविडेंड बोलते हैं। संपत्ति आपने कोई खरीद रखी, संपत्ति पर जो आपको आय हो रही है, आपको कोई ब्याज मिल रहा है, आपको कोई लगान मिल रहा है, आपको कोई किराया मिल रहा है, आपको कोई लाभांश मिल रहा है, वो सब चालू खाते के अंदर आते हैं। अब दो बातें, या तो आपको मिलेंगी विदेशों से तो क्रेडिट साइड, या आप उन्हें ये चीजें दोगे, आप किराया दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो, उन्होंने हमारे यहाँ खरीद रखी थी, हमने उन्हें इनका भुगतान किया है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि भुगतान शेष में कितने खाते होते हैं, भुगतान शेष में दो खाते होते हैं, एक का नाम है चालू खाता और एक का नाम है पूंजी खाता। दूसरा प्रश्न, चालू खाते में कितनी चीजें आती हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय भुगतान और निवेश से आय। सेवाओं का आयात निर्यात, वस्तुओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय भुगतान और निवेश से आय, ये सब कहां पर आते हैं बेटा, चालू खाते के अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं भाई, चालू खाते के अंदर आते हैं, है ना। आप इन्हें लिख भी सकते, देखो मैंने एक एक करके एक्सप्लेन भी कर रखा है कि वस्तुओं का आयात निर्यात, यदि किसी देश को वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तब उसे चालू खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, तथा वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तब उसे चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अगर मैं क्या करूंगा, वस्तुओं का आयात करूंगा तो चालू खाते के डेबिट पक्ष में, वस्तुओं का निर्यात करूंगा, वस्तुओं को बेचूंगा तो वो क्रेडिट पक्ष में, यानी कि जिनसे डॉलर आ रहा है वो क्रेडिट पक्ष, जिनमें डॉलर जा रहा है वो डेबिट पक्ष। ये क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास में मैंने आपको समझाया कि दो खाते होते हैं, चालू खाता, चालू खाते में क्या क्या आता है, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय भुगतान। एक पक्षीय भुगतान क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने बताया, गिफ्ट देना या लेना, डोनेशन देना या डोनेशन लेना, और लास्ट निवेश से आय। ये सब कहां पर आते हैं बेटा, चालू खाते में। अब पूंजी खाते में क्या क्या चीजें आती हैं, पूंजी खाते में क्या क्या चीजें आती हैं, तो पूंजी खाते में बेटा हमारे पास आते हैं वे सभी तत्व जिनसे संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन होता है। जैसे कि बेटा विदेशों में संपत्ति का क्रय,
विदेशों में संपत्ति का क्रय। अगर आप विदेशों में संपत्ति खरीदोगे, संपत्ति खरीद ली, आपने वहां पर कोई बिल्डिंग खरीद ली, आपने वहां पर कोई कंपनी खरीद ली, वो पूंजी खाते में आएगा। या उन्होंने हमारे यहाँ पर कोई कंपनी खरीद ली विदेशी लोगों ने बेटा, तो विदेश वाले हमारे यहाँ पर संपत्ति खरीदें या हम वहां पर संपत्ति खरीदें, तो वो कहां पर आता है बेटा? पूंजी खाते में। विदेशों से ऋण, अगर हम विदेशों से ऋण लेते हैं या विदेशों को ऋण देते हैं, विदेशों से ऋण लेना या विदेशों को ऋण देना, वो भी कहां पर आता है बेटा? पूंजी खाते के अंदर। और उसके अलावा सोने का क्रय विक्रय अगर हम करते हैं, सोना, गोल्ड, गोल्ड को बेचना, गोल्ड को खरीदना, वो भी कहां पर आता है बेटा? पूंजी खाते के अंदर आता है। तो पूंजी खाते में ज्यादा चीजें नहीं है बेटा, संपत्ति को खरीदना, ऋणों को लेना और गोल्ड या बोल सकते हैं विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय कहां पर आता है? पूंजी खाते के अंदर आता है। चालू खाते मैंने आपको बता दिया, पूंजी खाते मैंने बता दिया। अब पेपर में प्रश्न आ सकता है कि सर चालू खाता क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? आपको डेफिनेशन सिंपल ये लिखनी है, चालू खाता भुगतान शेष का वह खाता है जिसमें 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 वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय भुगतान तथा निवेश से आय आती है। ये डेफिनेशन बन जाएगी बेटा। जो जो चीजें इसमें आती है वही लिख देना सिंपल, कि चालू खाता भुगतान शेष का वह खाता है जिसमें ये चीजें आती हैं। खत्म डेफिनेशन। कोई पूछे कि पूंजी खाता क्या होता है, आप बोलोगे कि पूंजी खाता भुगतान शेष का वह खाता है जिसमें विदेशों से संपत्ति खरीदना और बेचना, विदेशों से ऋण लेना तथा देने को शामिल किया जाता है। लो भैया, चालू खाता और पूंजी खाते की डेफिनेशन भी आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भुगतान शेष का पूंजी खाता क्या होता है, भुगतान शेष का चालू खाता क्या होता है, भुगतान शेष के कितने खाते होते हैं, पूंजी खाते में क्या क्या चीजें आती हैं, चालू खाते में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा। तो सोच दो कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी है, आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर लेना बेटा, लेकिन 100% ये गारंटी है आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। तो चलिएगा, इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।